हाय एवरीवन, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि एवं बुद्धि परीक्षण से संबंधित। इसमें इस चैप्टर से संबंधित जितने भी तथ्य हैं हम आपको कराएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, टेट सी टेट इससे रिलेटेड, जितने भी टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है डीएलएड के सेमेस्टर तक, सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस टॉपिक से संबंधित। आइए शुरू करते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने बुद्धि शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था। बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है, बुद्धि का अर्थ क्या होता है, यह जो है कंस्ट्रक्ट, अंग्रेजी के कंस्ट्रक्ट नाम से जाना जाता है। बुद्धि का एक अर्थ ही स्पष्टीकरण है जिसे अंग्रेजी में कंस्ट्रक्ट नाम से जाना जाता है। बुद्धि क्या है, इस विषय में जो है बहुत से मनोवैज्ञानिकों का मतभेद रहा है। इस मतभेद को जो है अंत करने के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अनेक अवसरों पर एकमत तो होते रहे हैं। सन 1910 में अंग्रेजी मनोवैज्ञानिकों की जो है एक सभा हुई। उसमें जो है सन 1923 में फिर से विश्व के मनोवैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो है गठन हुआ। उसमें यह जो है इसकी परिभाषाएं कुछ दी गई, जैसे बुद्धि में स्मृतियाँ, कल्पना, भाषा, अवधान, गामक योग्यता यानी मोटर और संवेदना सम्मिलित हैं अथवा नहीं, इस पे जो है चर्चा की गई। संक्षेप में कहें तो बुद्धि का एक अर्थ ही स्पष्टीकरण है। बुद्धि का एक अर्थ ही स्पष्टीकरण है जिसे अंग्रेजी में कंस्ट्रक्ट के नाम से जाना जाता है। बुद्धि जो केवल अर्थ मात्र है तथा इसकी कोई भौतिक सत्ता नहीं है, इसकी कोई भौतिक सत्ता नहीं होने के कारण इसके आयाम जो है भौतिक नहीं अपितु केवल इनके कुछ गुण मात्र ही हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि जो केवल अर्थ मात्र है, इसका कोई भी भौतिक सत्ता नहीं है। इसकी कोई भी भौतिक सत्ता न होने के कारण इसके आयाम भी भौतिक नहीं है, अपितु ये केवल जो है इनके कुछ गुण मात्र हैं। इनके क्या है? कुछ गुण मात्र ही हैं। ठीक है, हमने देखा बुद्धि। इनसे संबंधित कुछ बुद्धि की परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने दी हुई हैं। जैसे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की कुछ परिभाषाएं इस तरह से दी है, जैसे वेस्लर के अनुसार अभिप्रयुक्त करने, तर्कयुक्त चिंतन करने तथा पर्यावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की शक्ति व्यक्ति की संपूर्ण अथवा सार्वभौम क्षमता ही क्या है? बुद्धि है। वेस्लर ने क्या किया कि अभिप्रयुक्त करने, तर्कयुक्त चिंतन करने तथा पर्यावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की शक्ति और व्यक्ति की संपूर्ण अथवा सार्वभौम क्षमता ही क्या है? बुद्धि कहलाती है। ठीक है, यही जो है वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दिया? वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है। वुडवर्थ और टर्मन के अनुसार जो है क्या है? बुद्धि जो है, वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, और टर्मन के अनुसार बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है। ये जो है परिभाषाएं आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से पूछी जाती हैं। ये जो है परिभाषा हूबहू एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आ जाती है और पूछते हैं लोग, पूछता है कि यह किसकी परिभाषा है। ये जो है महत्वपूर्ण परिभाषाएं इसमें दी गई हैं। ठीक है, रास के अनुसार नवीन परिभाषा से चेतन अनुकूल ही क्या है? बुद्धि है। रास ने क्या कहा? रास ने बताया कि नवीन परिभाषा से चेतन अनुकूल ही क्या है? बुद्धि है। यही थार्नडाइक के अनुसार जो है गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। थार्नडाइक ने क्या कहा कि गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। ठीक है, हमने देखा बुद्धि क्या है, बुद्धि के बारे में समझा, हमने इसकी परिभाषाओं को देखा। ठीक, अब हम देखेंगे बुद्धि के कुछ तथ्य दिए गए हैं, कुछ परिभाषाओं से संबंधित इसके तथ्य हैं। जैसे बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। कहा जाता है बुद्धि जो है विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। अर्थात जो है इसका तात्पर्य है कि बुद्धि में किसी भी एक प्रकार की क्षमता नहीं होती है, इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती है। इन क्षमताओं का पूर्व योग ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। ठीक है, दूसरा है बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान को सूचना का सहारा लेता है। वह पूर्व अनुभवों के लाभ बुद्धि के द्वारा उठाता है। जो है
इसके अनुसार जो है बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में उसको सहायता मिलती है और पूर्व अनुभव के लाभ से जो है बुद्धि द्वारा जो है उसका समाधान ढूंढने में प्रयास करता है। बुद्धि व्यक्ति के वातावरण के साथ प्रभावशील ढंग से समायोजन या अनुकूलन करने में मदद करती है। बुद्धि जो है व्यक्ति के वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन या अनुकूलन करने में मदद करती है, अर्थात कम बुद्धि वाले व्यक्ति में समायोजन की क्षमता कम होती है। ठीक है, बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन व अमूर्त चिंतन में भी मदद मिलता है। बुद्धि से व्यक्ति के विवेकशील चिंतन व अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। तात्पर्य यह है कि यह जो है व्यक्ति बुद्धिमान है, उसके सोचने व समझने का तरीका जो है विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण और जो है युक्ति संगत होता है। ठीक, अर्थात जो है बुद्धिमान व्यक्ति प्रायः कठिन और जटिल कार्यों को भी करते हैं और उनके कार्यों की मौलिकता भी अधिक होती है। कुछ बुद्धि के विषय में भ्रांतियां भी हैं, उन्हें हम देखेंगे। कुछ भ्रांतियां हैं जैसे ज्ञान बुद्धि नहीं है। ज्ञान जो है बुद्धि नहीं है, बल्कि यह ज्ञान प्राप्त का एक साधन है, ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। स्मृति बुद्धि नहीं होती है। स्मृति जो है बुद्धि नहीं होती है। एक मंद बालक की स्मृति भी तीव्र हो सकती है। बुद्धि कौशल नहीं है। बुद्धि जो है कौशल नहीं है। क्या है? बुद्धि कौशल नहीं है। इसका जो है अभ्यास के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बुद्धि को जो है अभ्यास के माध्यम से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि जो है असामान्य व्यवहार, पिछड़ेपन तथा अपराध के विरुद्ध गारंटी का कोई कार्य नहीं करती। अर्थात जो है बुद्धि का जो है असामान्य व्यवहार जो है बुद्धि उसके पिछड़ेपन या उसके अपराध के विरुद्ध जो है कोई गारंटी नहीं देती है। ठीक है, हमने देखा बुद्धि के बारे में, बुद्धि की कुछ परिभाषाएं देखी, बुद्धि के बारे में हमने उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अब हम देखेंगे बुद्धि के स्वरूप, बुद्धि के कौन कौन से स्वरूप हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों की उत्पत्ति से लेकर आज तक जो है बुद्धि का कोई स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया है। इसका वर्णन हम निम्न आधार पर करेंगे। पहला है सीखने की योग्यता यानी एबिलिटी ऑफ लर्निंग। सीखने की योग्यता, सीखने का योग्यता जैसे इसमें जो है डियरबर्न के अनुसार बुद्धि सीखने का अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता होती है। बुद्धि क्या होती है? सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता होती है। ये जो परिभाषा जो है डियरबर्न ने दिया था। ठीक है, जैसे कुछ विद्वानों ने ज्ञान को जीवन का प्रमुख साधन और साध्य माना है। कुछ जो है विद्वानों ने ज्ञान को जो है जीवन का प्रमुख साधन और साध्य माना है। अतः जो व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण कर लेता है, उसे जो है समाज में उच्च स्थान देता है। जो व्यक्ति जो है अधिक ज्ञान ग्रहण कर लेता है, उसको समाज जो है उच्च स्थान देता है। इसके प्रमुख प्रतिपादक जो है वो थे वुडवर्थ थे और थॉर्नडाइक और बकिंघम भी थे। ठीक है, हमने देखा सीखने की योग्यता के अनुसार। अब हम देखेंगे समस्या समाधान की योग्यता। अर्थात रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्या का समाधान करने में उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि क्या है? रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्या समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है। जो व्यक्ति जो है इन समस्याओं पर जितनी जल्दी विजय प्राप्त कर लेता है या उससे छुटकारा प्राप्त कर लेता है, वह सबसे बुद्धिमान माना जाता है। वो क्या माना जाता है? सबसे बुद्धिमान माना जाता है। अतः जो है समस्या समाधान में प्रयोग की गई योग्यता ही क्या होती है? बुद्धि कहलाती है। हमने देखा सीखने की योग्यता। दूसरा हमने देखा समस्या समाधान की योग्यता। नंबर 3 है अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि जो है क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता। टर्मन के अनुसार एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। जिसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता
होती है। ये जो है टर्मन के द्वारा परिभाषा दी गई थी। इसमें जो है व्यक्ति क्या है कि उसके जो है मूर्त रूप से चिंतन करके जो है ज्ञान प्राप्त करता है, या जो है अमूर्त रूप से चिंतन करके, अमूर्त रूप से का तात्पर्य जो मतलब हमारे साथ नहीं है, अमूर्त का मतलब ये होता है जो हमारे साथ में नहीं है, उनका जो है कल्पना करके या स्मृति के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। अतः अमूर्त चिंतन में जो व्यक्ति सफल होता है उसे बुद्धिमान कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धिमान जो है बुद्धि एक समान नहीं रहती, अपितु ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ जो है बुद्धि में भी निरंतर वृद्धि होती रहती है। बुद्धि व ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, नंबर 4 है पर्यावरण के साथ सामंजस्य की योग्यता। पर्यावरण के साथ सामंजस्य की योग्यता विलियम टर्मन के अनुसार जीवन की परिस्थितियों और नवीन समस्याओं में सामान्य मानसिक अनुकूलन ही क्या है, बुद्धि कहलाती है। विलियम की परिभाषा के अनुसार जो है जीवन की परिस्थितियों में नवीन समस्याओं के सामान्य मानसिक अनुकूलन ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति में जीवन विकास करता है, प्रत्येक व्यक्ति में जो है जीवन विकास करता है, यानी विकास के समय सफलताएं असफलताएं दोनों ही आती हैं। जो व्यक्ति दोनों में समंजीकरण या सामंजस्य करते हुए विकास करता है, जो व्यक्ति दोनों में सामंजस्य करते हुए जो है अपना विकास करता है, उसे बुद्धिमान माना जाता है। वह जैसे जल्दी ही पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर लेता है, और बुद्धि के स्वरूप का जो है परिवर्तनशील विस्तार ने विषय के बारे में भी जो है विद्वानों को एकमत नहीं होते। अतः जो आज हमें बुद्धि के स्वरूप को निर्धारित करते समय जो है सृजनात्मकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह जो है एक ऐसा तत्व है जिसके अंतर्गत सभी पूर्व मत जैसे सीखना, सामंजस्य, अमूर्त चिंतन व समस्या समाधान आते हैं। इसके अलावा जो है इस क्षेत्र में विस्तृत मतलब यह क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत रूप है। ठीक है, अब हम देखेंगे बुद्धि की कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। हमने देखा बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि जो है जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है, जन्मजात शक्ति है। बुद्धि जो है जन्मजात शक्ति है। एक वैज्ञानिक थे पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिक बर्ड नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने अनुसंधान के आधार पर बताया कि व्यक्ति की बुद्धि जो है वंशानुगत होती है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वंशानुगत भी होती है। जिस प्रकार लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई जो है वंशानुगत होती है, उसी प्रकार जो है बुद्धि भी वंशानुगत होती है। यह जो है बर्ड के अनुसार है, पाश्चात्य वैज्ञानिक जो है बर्ड हैं उनके अनुसार यह तथ्य है। दूसरा है बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है। बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है। यहाँ जो है पर्यावरण से तात्पर्य ये कि शैक्षिक व सामाजिक पर्यावरण से है। यानी मनोवैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बुद्धि के विकास के लिए जो है सामाजिक पर्यावरण भी जरूरी है। जिस पर्यावरण में बालक रहता है वह कुछ समय बाद उसी के अनुरूप ही कार्य करे, अर्थात बुद्धि का विकास भी उसी के अनुरूप जो है होता है। ठीक है, तीसरा है यौगिक क्रियाओं के द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। यौगिक क्रियाएं अर्थात जो है कुछ पश्चिमी वैज्ञानिकों ने विपरीत भारतीय योग मनोवैज्ञानिकों का दावा किया कि योग क्रियाओं के द्वारा जो है मनुष्य की जन्मजात बुद्धि में 30 से 40% तक की वृद्धि की जा सकती है। यह बात अब पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों को भी स्वीकार करने लगे हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी जो है स्वीकार करने लगे हैं। नंबर 4 है बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है, यानी जैसे अधिगम के अनुभव द्वारा व्यक्ति व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि के अनुसार अनुभव करता है। अतः जो मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। ठीक है, नंबर 5 है बुद्धि पर्यावरण से समायोजन की योग्यता है। बुद्धि पर्यावरण से समायोजन की योग्यता है, यानी मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधान के आधार पर
यानी खोजों के आधार पर सिद्ध किया कि जिसकी जितनी अधिक बुद्धि होती है उसकी समायोजन की क्षमता भी उतनी ही अधिक है। अर्थात जितनी अधिक बुद्धि उतना अधिक समायोजन, जितनी कम बुद्धि उतनी कम समायोजन। जैसे उदाहरण के तौर पर जो है हम कह सकते हैं कि साधारणतः देखा गया है कि जिनकी बुद्धि लब्धि उच्च स्तर उच्च होता है ऐसे व्यक्ति किसी भी स्थिति में समायोजन कर लेते हैं, लेकिन जिनका निम्न स्तर पे होता है वो नई परिस्थितियों में भी सामंजस्य नहीं कर पाते हैं तथा समायोजन में उन्हें परेशानी होती है। नंबर 6 है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अर्थात जो है बुद्धि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिस उसका जो है अमूर्त जो है उसका अमूर्त चिंतन है। बुद्धि की एक जो है महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, उसका अमूर्त चिंतन। कहने का मतलब जिसका कोई रूप आकार न हो उसके बारे में चिंतन करना, जिसका कोई रूप आकार न हो उसके बारे में चिंतन करना, ऐसा चिंतन विशेषता जो है कलाकार व कवि लोग करते हैं। हम प्रायः देखते हैं कि जो है कवि लोग किसी भी चीज़ की तुलना ऐसे वस्तु से कर देते हैं जो वास्तविकता में संभव नहीं है। जैसे नयन कमल के समान है। जैसे क्या है, नयन कमल के समान है, अर्थात जो है नयन कमल के जैसे तो हो सकता है लेकिन कमल नयन के जैसे नहीं हो सकता है। ठीक है। नंबर 7 बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। कुछ लोग जो है बुद्धि व ज्ञान को एक ही प्रत्यय मानते हैं, परंतु क्या कह सकते हैं, दोनों में अंतर होता है। बुद्धि जो है जन्मजात होती है जबकि ज्ञान को अर्जित किया जाता है। ज्ञान को क्या करते हैं, अर्जित किया जाता है। ठीक है। अर्थात बुद्धि जन्म से ही प्राप्त है परंतु ज्ञान का विकास धीरे धीरे होता है तथा ज्ञान बढ़ने से बुद्धि में भी वृद्धि होती है, लेकिन ज्ञान विस्मरण होने से बुद्धि में कोई विकार नहीं होता है। ज्ञान के जो है विस्मरण हो जाने से कोई बुद्धि में विकार नहीं होता है। नंबर 8 है बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि जो है समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि द्वारा जो है व्यक्ति कठिन से कठिन समस्याओं को सरल बना देता है। बुद्धि के द्वारा जो है व्यक्ति कठिन से कठिन समस्याओं को क्या करता है, सरल बना देता है तथा उसके सामने कोई भी समस्या है वह उसका तुरंत समाधान कर देता है या उसका समाधान करने के लिए सरल तरीके ढूंढता है। इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। ठीक है। हमने देखा बुद्धि की विशेषताएं बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का अधिक महत्व होता है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे बुद्धि के प्रकार जो है बुद्धि 3 प्रकार की होती है। बुद्धि जो है 3 प्रकार की होती है। थॉर्नडाइक के अनुसार जो है पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा मूर्त बुद्धि। यह जो है थॉर्नडाइक के अनुसार है। ठीक है। हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है। ड्राइवर के अनुसार जो है सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों या सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। ड्राइवर के अनुसार सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य ऐसी समान मानसिक क्षमता से होती है जिसके संबंध में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार में कुशलता भी दिखाता है। ठीक है। हमने देखा सामाजिक बुद्धि क्या होती है, सामाजिक बुद्धि के बारे में जाना। सामाजिक बुद्धि जो है ऐसे लोगों में जो है सामाजिक संबंध जो है काफ़ी अच्छा होता है और इनकी समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा होती है। इनमें जो है सामाजिक कुशलता अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में जो है सामाजिक बुद्धि होती है उनमें जो है अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग का जो है व्यवहार करने की क्षमता होती है और जो है अच्छा आचरण करने की क्षमता होती है और समाज में जो है समाज के साथ अन्य लोगों से मिलजुल कर सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता होती है। ठीक है। हमने देखा सामाजिक बुद्धि के बारे में। अब हम देखेंगे अमूर्त बुद्धि क्या होती है। अमूर्त बुद्धि। ठीक है। इस बुद्धि का संबंध जो है पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि पाई जाती है वो ज्ञानार्जन करने में जो है विशेष रुचि लेता है। इस तरह की क्षमता जो है दार्शनिकों, कलाकारों, कहानीकारों में भी अधिक होती है। जिनमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, चित्रकार, गणितज्ञ एवं कहानीकार भी बनते हैं। ठीक है। अमूर्त बुद्धि क्या है? अमूर्त बुद्धि जो है
पुस्तकीय ज्ञान होती है जिसमें जो है ये बुद्धि पाई जाती है, उन्हें ज्ञान अर्जन करने में भी विशेष रुचि लेते हैं तथा जो है ये अच्छे कलाकार, चित्रकार, गणितज्ञ एवं कहानीकार भी बनते हैं। अब हम देखेंगे अमूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या है? इसके सहारे व्यक्ति जो है मूर्त या ठोस वस्तुओं को समझता है। इसके सहारे जो है मूर्त या ठोस वस्तुओं के बारे में समझता है, उसके बारे में सोचता है तथा अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार जो है उसमें परिवर्तन कर उन्हें उपयोगी बनाता है। इससे जो है व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। जिन बालकों में मूर्त बुद्धि अधिक होती है उनमें जो है हस्तकला की क्षमता अधिक होती है तथा वे आगे चलकर जो है इंजीनियर, कुशल कारीगर बनने में भी सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिनमें मूर्त बुद्धि होती है वो जो है आगे चलकर सफल इंजीनियर बनते हैं या फिर कुशल कारीगर बनने में भी सहायता मिलती है। ठीक है, अब हमने देखा बुद्धि के प्रकार के बारे में। बुद्धि 3 प्रकार की जो है सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि के बारे में हमने जाना। अब देखेंगे हम बुद्धि परीक्षणों के बारे में। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षणों का सामान्य रूप जो है 2 वर्गों में किया जा सकता है, जैसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इनमें जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है, आइए देखते हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे सभी परीक्षणों के बारे में। व्यक्तिगत परीक्षण, व्यक्तिगत शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण। पहला है व्यक्तिगत शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण। इस परीक्षण का आरंभ जो है बीने ने किया था। बीने ने किया था। इसका संशोधन जो है साइमन ने किया था। बीने ने इसे पहले बनाया था और उसके बाद जो है संशोधन इसमें साइमन ने किया था। यह जो है परीक्षा एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। यह परीक्षा एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार व्यक्तिगत परीक्षा का उपयोग व्यक्ति के मानसिक उपचार के लिए किया जाता है। जो है व्यक्तिगत परीक्षा होती है वो जो है व्यक्ति के मानसिक उपचार के लिए किया जाता था। इसके कुछ व्यक्तिगत परीक्षण हैं, जैसे बीने साइमन परीक्षण, बीने साइमन बुद्धि स्केल, अब स्टैनफोर्ड बीने स्केल और भाटिया क्रियात्मक परीक्षण, मिनीसोटा स्कूल परीक्षण आदि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है क्या है कि परीक्षाकार जो इसके कुशल, दक्ष एवं प्रशिक्षित परीक्षणकर्ता होते हैं वो जो है इस परीक्षण का प्रयोग करते हैं। जैसे बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण पहला हम देखेंगे। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, इस परीक्षण में जो है का निर्माण जो है अल्फ्रेड बीने ने किया था। इस परीक्षण का निर्माण जो है अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया था। बीने ने साइमन की मदद से एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जिसे जो है बीने साइमन के नाम से जाना जाता है। इस परीक्षण का निर्माण जो है 1905 में किया गया था। इस परीक्षण का निर्माण सन 1905 में किया गया था। उस समय फ्रेंच सरकार को जो है जरूरत थी दुर्बल मानसिक रूप से पीड़ित बच्चों की पहचान करने की। 1905 में जो है फ्रेंच के गवर्नमेंट को जो है जरूरत थी दुर्बल मानसिक रूप से जो पीड़ित बच्चे थे उनकी पहचान करने की। तो बीने और साइमन ने इस परीक्षण का उपयोग किया था। यह परीक्षण जो है 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया था। 3 से 15 वर्ष के जो बालक हैं उनको जो है पहचान करने के लिए कि जो कौन मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उसको पहचान करने के लिए ये बनाया गया था। इसमें प्रत्येक आयु के बालकों के लिए जो है 5 प्रश्न थे, लेकिन जो है 4 वर्ष के बालकों के लिए 4 प्रश्न और 11 और 13 वर्ष के लिए कोई प्रश्न नहीं बनाए गए थे। ठीक है, इस परीक्षण में जो है कुल 5 प्रश्न थे, लेकिन 4 वर्ष के बालकों के लिए 4 प्रश्न व 11 और 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न इसमें नहीं बनाए गए थे। जैसे उदाहरण के लिए 3 वर्ष के लिए आयु के बच्चों के लिए कौन कौन से जो है प्रश्न बनाए गए थे, जैसे उनके अपने पैरों के अंगों की उंगलियों के माध्यम से बताना, मतलब अपने शरीर के अंगों को उंगलियों के माध्यम से बताना, 6 शब्दों के सरल वाक्यों को दोहराना के लिए करना, और अपना नाम बताना, अपने माता पिता का नाम बताना आदि, ये सब चीज़ें उनमें बताई गई थी। ठीक है। स्टैनफोर्ड बीने स्केल दूसरा परीक्षण है। स्टैनफोर्ड बीने स्केल, इसमें जो है बीने स्केल की कमियों को दूर करने के लिए जो है लंदन में डॉक्टर सिलिबर्ट ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जो है मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर जो है बीने स्केल की कमियों को दूर करने के लिए लंदन में जो है डॉक्टर सिरिल बर्ट
तथा अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिकों के प्रोफेसर सन 1916 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया तथा उसे स्टैनफोर्ड बीने स्केल के नाम से जाना जाता है। यह स्केल जो है 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया था। इसमें जो है प्रश्नों का विभाजन इस प्रकार से था, जैसे 3 से 10 वर्षों के बालकों के लिए, जैसे इसमें 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए 6 प्रश्न रखे गए, 12 वर्ष के लिए जो है 8 प्रश्न रखे गए और श्रेष्ठ वयस्कों के लिए 6 प्रश्न रखे गए हैं। और 14 वर्ष के बालकों के लिए 6 प्रश्न रखे गए, लेकिन जो है 13 वर्ष के बालकों के लिए इसमें कोई प्रश्न नहीं रखा गया था और सामान्य वयस्कों के लिए 6 प्रश्न इसमें रखे गए थे। ये जो है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, इसमें जो है बीने स्केल की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए यह परीक्षण बनाया गया था। ठीक है, इसमें 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए परीक्षण का जो है आयोजन किया गया था। अब हम देखेंगे बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या होती है? ठीक है, बुद्धि का मापन करने के लिए सबसे पहले जो है बुद्धि परीक्षण तथा साइमन ने 1905 में बनाया था। बुद्धि परीक्षण तथा साइमन ने 1905 में इसे बनाया था। इसमें जो है बुद्धि के मानसिक आयु के रूप में माप कर अभिव्यक्त किया गया, परंतु इससे मनोवैज्ञानिकों को जो है अधिक संतुष्टि नहीं मिली थी। बुद्धि लब्धि के विचार का सबसे पहले प्रयोग जो है सन 1916 में स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण में किया गया था। बुद्धि लब्धि जो है का प्रयोग जो है सबसे पहले 1916 में स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण में किया गया था। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात को ही कहते हैं, के बीच के अनुपात को कहते हैं। देखेंगे बुद्धिलब्धि की परिभाषा। बुद्धिलब्धि कोल एंड ब्रूस के अनुसार बुद्धिलब्धि यह बताती है कि मानसिक विकास की योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। बुद्धिलब्धि क्या है? बुद्धिलब्धि यह बताती है कि मानसिक विकास की योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। ठीक है, हमने देखा बुद्धिलब्धि क्या होती है। बुद्धिलब्धि क्या है? बुद्धिलब्धि जो है मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के बीच के अनुपात को ही कहते हैं। ठीक है, कोल एंड ब्रेस के अनुसार बुद्धिलब्धि यह बताती है कि मानसिक विकास की योग्यता किस गति से हो रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे बुद्धिलब्धि निकालने की विधियाँ। बुद्धिलब्धि निकालने की विधि कौन सी है? जो है इसमें जो है IQ बराबर MA × 100/CA, यानी IQ क्या है? बुद्धिलब्धि, और मानसिक आयु क्या है? MA, और CA जो है वास्तविक आयु है। ठीक है, अब जो है यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है, और मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो बुद्धिलब्धि क्या होगी? IQ = 14 × 100/13 आ जाएगी 107.69। ठीक है, वास्तव में बुद्धिलब्धि से व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता होती है। बुद्धिलब्धि जो है व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता होती है, जिसके आधार पर भविष्य में विषय में उसको निर्देशन दिया जा सकता है। बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण। टर्मन के अनुसार जो है बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण इस प्रकार से है। 140 से ऊपर जो है प्रतिभाशाली बालक होते हैं। 120 से 140 में बहुत अधिक या प्रखर बुद्धि वाला बालक होता है। यदि बुद्धिलब्धि 110 से 120 के बीच है तो वह अति सामान्य या औसत बुद्धि वाला होता है। यदि 90 से 110 है तो औसत या समान बुद्धि वाला होता है। यदि 75 से 90 है तो सीमा पर या अल्प बुद्धि के बालक कहा जाता है। और यदि 50 से 75 है तो उस बालक को मूर्ख कहेंगे। 25 से 75 है तो उस बालक को मूढ़ व्यक्ति कहा जाता है। और तथा 25 से यदि कम है तो उसे जो है महामूर्ख या जड़ बुद्धि के बालक कहते हैं। ठीक है, हमने देखा बुद्धि के बारे में, बुद्धि के परीक्षणों को देखा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।